नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का। वैसे पर्सनल सेलिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चैनल पे जाके वो पार्ट देख सकते हैं। जहाँ हम करेंगे पर्सनल सेलिंग का सेकेंड पार्ट। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे ये इस जो पेपर है पर्सनल सेलिंग, ये इसका पार्ट 2 है। जैसा कि हमने कहा कि पार्ट 1 इसका हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चंस किए, आप पहले वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह पर्सनल सेलिंग हेल्प्स रिड्यूस। पर्सनल सेलिंग क्या रिड्यूस करने में हेल्प करता है? कस्टमर्स डाउट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को, टैक्स लाइबिलिटी को, या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को। देखिए, जो पर्सनल सेलिंग है ना, ये किस में हेल्प करेगा? कस्टमर डाउट्स को सॉल्व रिड्यूस करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को करेगा, टैक्स लाइबिलिटी को करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट को। देखिए, ना तो इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ना लाइबिलिटी को, ना प्रोडक्शन कॉस्ट को। किसको करता है? कस्टमर डाउट्स को करता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस सेलिंग एग्जीक्यूट होती है। जब फेस टू फेस सेलिंग एग्जीक्यूट होगी तो जो भी कस्टमर होगा उसके जो डाउट्स होंगे, उसके डाउट्स तुरंत इमीडिएट क्या हो जाएंगे? कस्टमर्स के जो डाउट्स होंगे वो तुरंत उस सेलर के द्वारा क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो क्या रिड्यूस करता है? कस्टमर्स डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ पर्सनल सेलिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन। जो पर्सनल सेलिंग की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल्स पर्सन की स्किल पे करती है, पैकेजिंग पे करती है, एडवर्टाइजिंग पे करती है, या प्राइस पे करती है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया था कि पर्सनल सेलिंग में क्या होगा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे जो सेलर होता है वो कस्टमर को फेस टू फेस चीजें डिस्कस करके सेल करता है। तो जो ये सक्सेस है इस पर्सनल सेलिंग की, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दरअसल ये डिपेंड करेगी सेल्स पर्सन की स्किल के अंदर, कि उस सेल्स पर्सन के अंदर कैसी स्किल्स हैं, किस तरीके से वो सामने वाले कस्टमर्स को अफेक्ट करके अपनी चीज सेल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टूल। कौन सा सेल्स प्रमोशन टूल्स नहीं है ना? कूपन है, प्रीमियम है, पर्सनल सेलिंग है, फ्री सैंपल है, कौन सा सेल्स प्रमोशन टूल नहीं है? तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे सेल्स प्रमोशन टूल्स की, है ना, तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत से सेल्स जो कंपनीज हैं, जो सेल्स पर्सन है, वो क्या करते हैं? बहुत से टूल्स फॉलो करते हैं। जैसे टूल्स अपनाते हैं, जैसे कि अपनी कोई चीज बेचनी है ना, तो कूपन साथ में प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, है ना, प्रीमियम देते हैं, या फ्री सैंपल्स देते हैं। ये सब क्या है? फ्री सैंपल्स हो गया, कूपन हो गया, प्रीमियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? टूल्स हैं। किसके? पर्सनल सेल्स प्रमोशन के। बट कौन सा टूल नहीं है? पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। ठीक है, ये उसका टूल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्स पर्सन शुड हैव। एक सेल्स पर्सन को के अंदर होना चाहिए, एक सेल्स पर्सन को कैसा होना चाहिए? उसके अंदर पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, एक सेल्स पर्सन के अंदर, एक गुड सेल्स पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है? कि उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। इट मीन्स उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। पर्सनल सेलिंग सबसे बेहतर किसके लिए है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए, हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए, या ऑल ऑफ दीज के लिए? देखिए, जब हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी सुटेबल होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए होगी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए भी होगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिलेशनशिप सेलिंग एम्स है। जो रिलेशनशिप सेलिंग है उसका एम क्या होता है? वन टाइम प्रॉफिट, एक बार लाभ कमाना, लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू, लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू बनानी, इन्वेंट्री रिडक्शन करना, या कॉस्ट रिडक्शन? तो देखिए, जो रिलेशनशिप सेलिंग होती है, रिलेशनशिप सेलिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के साथ क्या करना, इस तरीके से रिलेशन बनाना ताकि वो रेपिटेटिव नेचर में गुड्स परचेज करे, मीन्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहे। तो जो रिलेशनशिप सेलिंग है
है ना, इसका एम होता है लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू, ताकि कस्टमर रेपिटेटिव नेचर में गुड्स क्या करता रहे, परचेज करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स, पर्सनल सेलिंग क्या क्रिएट करती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है कस्टमर्स और सेलर्स के बीच में, गुडविल क्रिएट करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए पर्सनल सेलिंग जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस गुड सेल करी जाती है, तो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, ट्रस्ट भी क्रिएट होता है, गुडविल भी क्रिएट होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता है। मीन्स सारे ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर लॉयल्टी रिजल्ट्स इन, जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है किस रिजल्ट में चेंज होती है, वो क्या दिखाती है। तो देखिए अगर कस्टमर लॉयल होगा किसी एक पर गुड्स के टुवर्ड्स, किसी एक सेलर के टुवर्ड्स, तो क्या करेगा भाई, अगर हम या आप कोई गुड्स को किसी से परचेज करते हैं, अपने आसपास के शॉपकीपर से, किसी से भी, या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो हम क्या है, अगर लॉयल है उस ब्रांड के लिए, तो बार बार जब भी वो गुड्स हमें खरीदनी होगी तो हम उसी ब्रांड्स की वो गुड्स परचेज करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी क्या दिखाती है, रिपीट परचेजेस दिखाएगी, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दिखाएगी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर लॉयल्टी है तो रिपीट परचेजेस होंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगी, अगर आपको कोई चीज़, आप किसी ब्रांड के लिए लॉयल है, वो अच्छी लगती है, तो आप उसका वर्ड माउथ करोगे, दूसरों को भी बताओगे कि ये गुड्स अच्छी है, आप भी परचेज करो, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या होगी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। मीन्स सही ऑप्शन कौन से होंगे, सारे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कस्टमर फोकस्ड सेलिंग अप्रोच, सबसे ज्यादा कस्टमर फोकस्ड सेलिंग अप्रोच कौन सा है, रिलेशनशिप सेलिंग है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग है, काउंटर सेलिंग है, या डायरेक्ट सेलिंग। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो रिलेशनशिप सेलिंग होती है, कौन सी, आपकी जो रिलेशनशिप सेलिंग होगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। काहे के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशंस को बना के रखने की कोशिश करती है। तो जो सबसे ज्यादा कस्टमर फोकस्ड अप्रोच होगा वो कहाँ होगा, रिलेशनशिप सेलिंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट गोल ऑफ सेलिंग इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि गोल का सेलिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री होगा, रिड्यूस वर्क फोर्स होगा, या इंक्रीजिंग प्रोडक्शन होगा। तो देखिए सेलिंग का अल्टीमेट गोल क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। सेलिंग का अल्टीमेट गोल यही होता है कि कस्टमर जो भी गुड्स उसको सेल करी जा रही है वो उससे सेटिस्फाई हो, और अगर वो सेटिस्फाई होगा तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा तो रेपिटेटिव नेचर में गुड्स परचेज करेगा, जिससे उस कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ये स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोस्पेक्टिंग इन पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू, कि व्यक्तिगत विक्रय में प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ है क्लोजिंग द सेल, बिक्री को अंतिम रूप देना, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, या हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। देखिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जो फ्यूचर में जो ग्राहक है उनको आइडेंटिफाइंग, प्रोस्पेक्टिव इस तरीके के फोरकास्टिंग करना कि फ्यूचर में कौन से हमारे ग्राहक हो सकते हैं। तो जब पूछा जाए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होगा, तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होगा, ना तो क्लोजिंग द सेल होता है, ना डिलीवरिंग प्रोडक्ट होता है, ना हैंडलिंग ऑब्जेक्शन होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स, जो संभावित ग्राहक हैं, जो हमारे ग्राहक हो सकते हैं फ्यूचर में, उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कौन सा प्रोस्पेक्टिंग का सोर्स नहीं है, रेफरल्स, ट्रेड डायरेक्टरीज, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, या प्रोडक्ट डिस्पोजेबल रिकॉर्ड्स। तो देखिए जब हम बात करेंगे रेफरल्स की, तो देखिए जो रेफरल्स होते हैं, रेफरल दिए ही इसीलिए जाते हैं कि मे बी जो रेफरल मिला वो फ्यूचर में हमारा क्या हो, कस्टमर हो, तो रेफरल्स तो होते हैं।
पेड डायरेक्टरीज जो होती है वो भी प्रोस्पेक्टिंग का सोर्स होती है, वहां से हमें अपने जो फ्यूचर या पोटेंशियल कस्टमर्स उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स को बनाने में, है ना। तो कौन क्वेश्चन ने पूछा विच इज नॉट अ सोर्स, तो कौन सा होगा, प्रोडक्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सोर्स नहीं होते प्रोस्पेक्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री अप्रोच इज, जो प्री अप्रोच है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो संभावित ग्राहक है उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, टू क्लोज द सेल इमीडिएटली सेल को क्लोज करना, टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, या टू डिस्ट्रीब्यूट सैंपल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम बात करेंगे प्री अप्रोच की, है ना, पूर्व निर्धारण की। प्री अप्रोच का मतलब होगा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टस, मींस जो हम अपना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर है जो सर्च कर रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कहलाता है हमारा प्री अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री अप्रोच स्टेज मेनली इन्वॉल्व, अब पूछा गया जो प्री स्टेज आपका अप्रोच है वो मेनली क्या इन्वॉल्व करता है, प्रोडक्ट डिलीवरी इन्वॉल्व करेगा, कस्टमर रिसर्च एंड प्लानिंग को इन्वॉल्व करेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा, या प्राइमरी पेमेंट कलेक्शन करेगा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्री अप्रोच क्या था कि जो फ्यूचर जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना। तो प्री अप्रोच में कौन सी स्टेज होगी, ना तो प्रोडक्ट डिलीवरी, ना तो हैंडलिंग, ना तो पेमेंट कलेक्शन, क्या शामिल होगा, शामिल होगा इसमें कस्टमर रिसर्च एंड प्लानिंग इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ अप्रोच क्रिएट्स इमीडिएट इंटरेस्ट थ्रू अ क्वेश्चन, किस प्रकार का जो अप्रोच है वो प्रश्न पूछकर तुरंत रुचि उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट अप्रोच करेगा, प्रीमियम अप्रोच करेगा, क्वेश्चन अप्रोच करेगा, या रेफरल। तो देखिए कौन सा अप्रोच, इमीडिएट इंटरेस्ट थ्रू अ क्वेश्चन, ये आपका करेगा क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच में क्या होता है, इमीडिएट जो है क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, इमीडिएट उसका जो इंटरेस्ट उसके थ्रू क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, कौन से अप्रोच में, क्वेश्चन अप्रोच में। नेक्स्ट है द अप्रोच स्टेज एम्स एट, जो अप्रोच स्टेज इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य जो बेसिक पर्पस है वो क्या होगा, गेनिंग द प्रोस्पेक्टस अटेंशन, जो संभावित ग्राहक है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, कलेक्टिंग पेमेंट भुगतान एकत्र करना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या मार्केट सेगमेंटेशन। तो देखिए जो अप्रोच है, इस अप्रोच का मतलब होता है टू गेनिंग द प्रोस्पेक्टस कस्टमर्स अटेंशन, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके अटेंशन को गेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन शुड बी, जो एक सफल विक्रय प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, जो सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो सेलर ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, या कंपटीटर ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो देखिए जो सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन है ना, वो कैसी, सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो कैसी हो, कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। वैसे भी आज की डेट में है ना, कस्टमर ही मार्केट का राजा होता है, सब कुछ जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं कस्टमर को ध्यान में रख के ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रदर्शन करना, जो डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज है इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, इट शोज प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रैक्टिकल यूज दिखाती है प्रोडक्ट का, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करती है, एलिमिनेट कंपटीशन, या इंक्रीजेस इन्वेंट्री। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रदर्शन करना, दिखाना, डिस्प्ले करना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है ना, उसका व्यवहारिक उपयोग दिखाता, मीन्स टू शो द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल यूज दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, जब प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किया जाएगा, लोगों को समझाया दिखाया जाएगा, तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ट्रायल डिमॉन्स्ट्रेशन, मास एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, या टेलीकास्टिंग। तो देखो जाहिर सी बात है जब हम प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करेंगे तो कौन आएगा, सही आंसर होगा
ट्रायल डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अ कस्टमर, अगर कोई कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, आपत्ति दर्ज करता है, जनरली इंडिकेट्स, तो क्या इंडिकेट करती हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज, इंटरेस्ट एंड नीड फॉर क्लेरिफिकेशन, फाइनल रिजेक्शन या प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। तो देखिए अगर कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है किसी चीज को लेकर के, है ना, तो क्या दर्शाती है? लैक ऑफ इंटरेस्ट दर्शाएगा, इंटरेस्ट एंड नीड फॉर क्लेरिफिकेशन दिखाएगा, फाइनल रिजेक्शन या प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। तो देखो अगर उसने रेज किया है कोई ऑब्जेक्शन, तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट एंड नीड फॉर क्लेरिफिकेशन। जो भी उसकी द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्शन रेज किए कस्टमर ने, जरूरत है क्या करना? कि उनको स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, निम्न में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शन है ना? हाई प्राइस कंसर्न, ब्रांड प्रेजुडाइज या डिलीवरी डिले या प्रोडक्ट क्वालिटी इशू। तो देखिए जो साइकोलॉजिकल है ना, मनोवैज्ञानिक जो आपत्ति है, वो हाई प्राइस कंसर्न है, ब्रांड प्रेजुडाइज है, डिलीवरी डिले है, प्रोडक्ट। देखिए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शन होगी आपकी जब किसी इंसान के अंदर किसी ब्रांड को लेकर के पूर्वाग्रह पहले से जो चीजें सेट होती हैं, है ना, कि ब्रांड, जिस ब्रांड के बारे में जैसे हम और आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ब्रांड्स की गुड्स यूज करते हैं, तो हर एक ब्रांड के बारे में हमारे अंदर पहले से हमने एक पूर्वाग्रह बना रखा है, उसके बारे में एक धारणा हमने डेवलप कर रखी है ना, जो कि क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शन कहलाता है, अगर हम उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन इज, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? इग्नोर देम, उन्हें अनदेखा कर देना, आर्ग्यू विद कस्टमर्स, देखो इग्नोर करना तो बिल्कुल नहीं होता ना, तो कस्टमर के साथ आर्ग्यू करना होता है, लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड लॉजिकली, जो भी कस्टमर ने जो भी कंप्लेन रेज करी है, ऑब्जेक्शन किया, उसको सावधानी से सुनना और उसका रिस्पॉन्ड करना, या ऐसे कह लें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, एक बेहतर तरीका होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोजिंग द सेल मीन्स, सेल क्लोज करने का मतलब क्या होता है? एंडिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को खत्म करना, ऑब्टेनिंग कस्टमर कमिटमेंट टू बाय, कस्टमर का ये कमिटमेंट लेना कि वो गुड्स हमारी परचेज कर रहा है, डिलीवरिंग गुड्स या प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो देखिए क्लोजिंग द सेल का मतलब केवल बस यही नहीं कि गुड्स को सेल कर देना, इसका मतलब होता है कि ऑब्टेनिंग कमिटमेंट टू बाय, के हमें कस्टमर से क्या मिल जाए? खरीदने की स्वीकृति मिल जाए, कि हाँ अब इतना समझाने के बाद कस्टमर हमारे गुड्स खरीदने के लिए एग्री, इट मींस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग द सेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लोजिंग टेक्निक assumes that the customer has already decided to buy, कि कौन सी ऐसी क्लोजिंग टेक्निक है वो यह मानकर चलती है कि जो कस्टमर है उसने अपने खरीदने का डिसीजन पहले से ले चुका है। assumptive क्लोज कहलाता है, क्वेश्चन क्लोज कहलाता है, समरी क्लोज कहलाएगा या ट्रायल क्लोज। तो जैसा कि क्वेश्चन ने ही कहा है कि assume that the customer has already decided, assume अगर कर लिया है तो वो टेक्निक कौन सी टेक्निक कहलाएगी? वो आपकी assumptive क्लोज टेक्निक कहलाती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? assumptive क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रायल क्लोज इज मेनली यूज्ड टू, जो ट्रायल क्लोज है वो मेनली कहाँ यूज किया जाता है? measures customers readiness to buy, डिलीवर गुड्स, कंडक्ट मार्केट रिसर्च या रिड्यूस सेलिंग कॉस्ट। देखिए जो ट्रायल क्लोज है, ट्रायल क्लोज का जो मेनली यूज है, मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मेजर कस्टमर्स रीडनेस टू बाय, ग्राहक की खरीद तत्परता को जानना, ग्राहक जो कस्टमर है वो कितना रेडी है ना, किस हिसाब से हमारे गुड्स खरीदने के लिए रेडी है या नहीं, वो जानने के लिए हम ट्रायल क्लोज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर सेल सर्विस हेल्प्स इन, जो आफ्टर सेल सर्विस है वो किस में हेल्प करती है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी में करती है, मार्केट मोनोपोली में करेगी,
प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में करेगी या वर्कफोर्स रिडक्शन में करेगी। तो देखिए आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है वो सहायता करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी में। अगर आप किसी भी ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, मीन्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेच दिया और उसके बाद भी अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, मीन्स अब कोई रिपेयर हो, कोई मेंटेनेंस का काम हो, है ना, प्रोडक्ट अच्छी अवेलेबल तो हो, अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रही हो, अगर ये सब कुछ अच्छा है आफ्टर सेल सर्विस, तो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। निम्न में से कौन सा एक एग्जाम्पल है आफ्टर सेल सर्विस का? वारंटी सपोर्ट है, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट बाद में थोड़ी किया जाएगा, प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन तो पहले किया जाता है तभी तो बेचा जाएगा, एंड मार्केट सर्वे भी पहले होता है। कौन सा बचा? वारंटी सपोर्ट क्या एक आफ्टर सेल सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स साइकिल रेफर्स टू, जो सेल्स साइकिल का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होती है या इकोनॉमिक साइकिल। हम जब बात सेल्स साइकिल की कर रहे हैं तो ये तीन तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमिक साइकिल है। बचा कौन? साइकिल सेल्स साइकिल का मतलब ही होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेलिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि सेलिंग सीधे एक ही स्टेज में एग्जीक्यूट कर दी जाती है, सेलिंग के लिए डिफरेंट साइकिल्स होती हैं जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which stage comes immediately after presentation and demonstration। कह रहा है प्रेजेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन के तुरंत बाद कौन सी स्टेज आती है? प्रोस्पेक्टिंग आती है, तो प्रोस्पेक्टिंग देखो पहले आती है, क्लोजिंग आती है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस आती है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस तो जब क्लोज कर दिया जाएगा सेल्स के बाद आएगी। तो अगर आपने किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रेजेंटेशन दिया, इसके बाद जब सामने वाला कस्टमर उसे देखेगा तो क्या करेगा, जो क्वेरी होंगी उसकी, जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो रेज करेगा। तो आपके लिए कौन सा चरण आएगा कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन आएंगे कस्टमर की तरफ से वो हैंडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकॉज इंडस्ट्रियल सेलिंग जनरली, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सेल करना कंज्यूमर प्रोडक्ट को सेल करने से डिफरेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेलिंग में जनरली क्या होता है, इन्वॉल्व्स फ्यूअर बायर्स एंड लार्जर ऑर्डर, कि इंडस्ट्रियल सेलिंग में खरीदार कम होते हैं, परचेज करने वाले कम होते हैं, जबकि ऑर्डर्स बड़े होते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्स नो नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन, देखिए नेगोशिएशन की हर जगह जरूरत होती है चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। यूजेस ओनली एडवर्टाइजिंग, केवल एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं ऐसा भी नहीं होता। एंड हैज शॉर्टर सेल्स साइकिल, जरूरी नहीं है कि उसमें सेल्स साइकिल शॉर्टर हो। हाँ, इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इन्वॉल्व फ्यू बायर्स एंड लार्ज ऑर्डर। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर क्यों खरीदेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तो इंडस्ट्रीज खरीदेंगी, इसलिए क्या होती हैं, फ्यू बायर्स होती हैं और वो लार्ज ऑर्डर्स देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोस्पेक्टिंग मेथड जनरली प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट। कौन सा प्रोस्पेक्टिंग मेथड सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट प्रोवाइड करता है? कोल्ड कन्वेंशिंग, रेफरल्स फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर्स, रैंडम टेलीफोन कॉल्स या डायरेक्ट मेल कंपेन्स। तो क्या सबसे ज्यादा, है ना, कौन होगा? रेफरल्स फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अगर हम या आप किसी एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, हमें आपको पूरा सेटिस्फैक्शन है और हमने रेफर किया किसी दूसरे को प्रोडक्ट, किसी अपने नोन को, किसी को भी, कि हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इससे बेनिफिट है, तो वो इंसान जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? रेफरल्स फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सेल्स पर्सन स्टडीज द प्रोस्पेक्टस इनकम, ऑक्यूपेशन एंड बाइंग हैबिट्स बिफोर मीटिंग हिम, है ना, कि एक सेल्स पर्सन किसी इंसान को उसे मिलने से पहले, है ना, उसकी ऑक्यूपेशन, इनकम और बाइंग हैबिट्स को जांचता है, चेक करता है, स्टडी करता है उस पर। दिस एक्टिविटी बिलोंग टू, ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगी, संभावित ग्राहक खोजना कहलाएगी, प्री अप्रोच कहलाएगी, क्लोजिंग कहलाएगी, या फॉलोअप। देखिए क्लोजिंग तो एंड होता है, फॉलोअप उसके बाद फॉलो करता रहना है। देखिए कस्टमर से मिलने से पहले अगर वो सेल्स पर्सन इनकम, ऑक्यूपेशन, बाइंग हैबिट्स को जांच करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका प्री
अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अप्रोच इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन रेफर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, कि जब संभावित ग्राहक किसी वर्तमान द्वारा संदर्भित किया गया तब कौन सा अप्रोच अधिक प्रभावी, मीन्स जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका है अगर उसने रेफरल किया है किसी नए कस्टमर को तो कौन सा अप्रोच सबसे अधिक प्रभावी होगा, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रीमियम अप्रोच, रेफरल अप्रोच या क्वेश्चन अप्रोच। देखिए बात ही क्या की जा रही है कि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफर कर रहा है किसी नए कस्टमर को तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रेफरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द FAB टेक्निक यूज्ड इन सेल्स प्रेजेंटेशन, जो सेल्स प्रेजेंटेशन में FAB टेक्निक यूज करी जाती है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो FAB टेक्निक है उसका फुल फॉर्म होता है, F का मतलब है फीचर्स, A का मतलब है एडवांटेजेस और B का मतलब है आपके बेनिफिट से। क्या है, बेनिफिट से, है ना। मींस हम पहले कस्टमर को क्या बताएंगे, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे, उसके एडवांटेज बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे, तो कहलाती FAB टेक्निक। ये 3 वर्ड्स में शामिल है, फीचर, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन सेलिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कब, जब सेलिंग कैसी हो, इनविजिबल सर्विसेज ओनली, केवल इनविजिबल सर्विसेज हो, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, लो वैल्यू प्रोडक्ट हो या सीजनल प्रोडक्ट हो। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन जहां पे गुड्स को डिस्प्ले करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल यूज दिखाए जाते हैं, वो वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होगी जहां पर कोई प्रोडक्ट टेक्निकली क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। क्यों, क्योंकि अगर टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होगा तो कस्टमर उसको आसानी से समझ नहीं पाएगा, इस वजह से उसका डिस्प्ले जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव, उत्पाद बहुत महंगा है, इज जनरली क्लासिफाइड, तो जनरली क्या क्लासिफाई किया जाता है, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शन होता है, प्राइस ऑब्जेक्शन होता है, हिडन ऑब्जेक्शन होता है या प्रोडक्ट। बहुत आसान सा है, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, प्राइस इज टू एक्सपेंसिव, अगर प्राइस टू एक्सपेंसिव है तो कौन सा ऑब्जेक्शन होगा, हम गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने कौन सा ऑब्जेक्शन किया, प्राइस ऑब्जेक्शन हमने किया, तो ऑप्शन सही क्या होगा, प्राइस ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस कन्वर्ट्स एन ऑब्जेक्शन इनटू अ रीजन फॉर बाय, कह रहा है कि कई बार कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है और उस ऑब्जेक्शन को हम हैंडल करते हुए उसे बाइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है ना, डायरेक्ट डिनाइल मेथड कहलाएगा, कंपनसेशन मेथड कहलाएगा, अवॉइडेंस मेथड कहलाएगा या पोस्टपोन मेथड कहलाएगा। तो देखिए जब कोई कस्टमर का ऑब्जेक्शन करे और उस ऑब्जेक्शन है ना की वजह से क्या करें, हम उसको कन्वर्ट कर दे बाइंग में, तो ये कहलाती है कंपेंसेशन मेथड। क्या कहलाएगा, कंपेंसेशन मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सेल्स पर्सन आस्क, एक सेल्स पर्सन मान लो पूछता है कि वुड यू प्रेफर डिलीवरी ऑन मंडे और वेंसडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक सेल्स पर्सन अगर आपसे पूछे कि आप किसी गुड्स की डिलीवरी इस मंडे को लेना चाहते हैं या वेंसडे को लेना चाहते हैं तो किस प्रकार का क्लोजिंग है, समरी क्लोजिंग है, एडजेक्टिव क्लोजिंग है, अल्टरनेटिव चॉइस क्लोजिंग है या ट्रायल क्लोज है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो आपको मंडे का दिया गया क्लोजिंग का और एक दिया गया वेंसडे, मतलब आपके पास 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गए ना, कि ये तो मंडे को या तो वेंसडे को, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। आप क्लोजिंग के 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो मंडे और दूसरा वेंसडे, इसलिए क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेज कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू कस्टमर रिटेंशन, कौन सी स्टेज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कस्टमर के रिटेंशन में, है ना, प्रोस्पेक्टिंग करती है, डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, आफ्टर सेल सर्विस करती है या अप्रोच करती है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर सेल क्लोज करने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी दे रहे हैं तो हमारा जो रिटेंशन है वो सबसे ज्यादा बना रहेगा। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो कौन सा है, आफ्टर सेल्स सर्विस। अगर ग्राहक को प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी अच्छी सुविधाएं मिलती रहेगी तो बराबर बना रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन है वो ऑफन इन्फ्लुएंस होती ज्यादा किससे प्रभावित होती हैं, इमोशनल अपील से, इम्पल्स बाइंग से, बाइंग सेंटर पार्टिसिपेशन से, या सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से। देखिए अगर कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होता है, मगर इंडस्ट्रियल बाइंग नहीं होता सेलिब्रिटी से, ये होगा आपके बाइंग सेंटर पार्टिसिपेंट से, क्रय केंद्र के प्रतिभागियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि असर्शन कह रहा है, कथन ये है कि प्रोस्पेक्टिंग इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल सेलिंग, कि जो प्रोस्पेक्टिंग है मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना, सेलिंग की जो सक्सेसफुल सेलिंग उसका फाउंडेशन होता है, ये असर्शन है। रीजन कह रहा है, कारण कह रहा है कि विदाउट क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टस सेल्स अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइन, कि बिना संभावित ग्राहकों के विक्रय अवसर कम हो जाते हैं, है ना। अब बोथ एयर ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, एंड जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है दोनों ट्रू हैं लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो देखते हैं, देखो पहला जो असर्शन कह रहा है प्रोस्पेक्टिंग इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल सेलिंग। हाँ तो जाहिर सी बात है जो सक्सेसफुल सेलिंग होगी उसके लिए भाई प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा पोटेंशियल कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, कौन हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में खरीदेगा, तब तक कैसे सेलिंग होगी। तो असर्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं, करा विदाउट क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टस सेल्स अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइन। हाँ अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि कौन हमारा फ्यूचर कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, तो अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, कम होती जाएंगी, ये भी सही है। मींस दोनों ऑप्शन सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही असर्शन रीजन का है। असर्शन कह रहा है प्री अप्रोच रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द सेल्स इंटरव्यू, कि जो प्री अप्रोच अगर हमने अच्छे से किया है तो जो सेल्स इंटरव्यू के दौरान अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, सही बात है। रीजन ये ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, ये कैसा है, ये ट्रू है। रीजन भी क्या कह रहा है कि इट इनेबल्स द सेल्स पर्सन टू गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो प्री अप्रोच है ये अलाउ करता है किसको, सेल्स पर्सन को, कि इंटरव्यू से पहले बिफोर हैंड उसके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोनों सही है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेलिंग, में से कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है इंडस्ट्रियल सेलिंग की, लॉन्गर सेल्स साइकिल, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स, या इम्पल्स परचेज बिहेवियर। तो देखिए जो नॉट यूजुअली कहा गया है ना, तो लार्ज सेल साइकिल्स होती हैं इंडस्ट्रियल में, टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी होता है, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, बट इम्पल्स परचेज बिहेवियर आवेगपूर्ण खरीदारी नहीं होती कि जिसका मन किया तुरंत भावुक होकर वो गुड्स हमने खरीद ली। कंज्यूमर तो करता है ऐसा, इंडस्ट्रीज नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइंग सिग्नल रेफर्स टू, बाइंग सिग्नल का क्या अर्थ होता है, कस्टमर सिग्नल का मतलब क्या होता है, एक इंडिकेशन देना, काहे का इंडिकेशन देगा, सेलिंग का है तो सेलिंग का इंडिकेशन देना। कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीडनेस टू परचेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्राहक गुड्स को खरीदने के संकेत दे रहा है। प्रोडक्ट वारंटी कार्ड बिल्कुल नहीं होगा, न तो परचेज इनवॉइस होगा, ना एडवर्टीजमेंट पर्पस होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, कस्टमर्स इंडिकेशन ऑफ रेडीनेस टू परचेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिडन ऑब्जेक्शन, इनमें से कौन सा हिडन ऑब्जेक्शन, छिपी हुई है प्रवृत्ति, आपत्ति कौन सी है, प्राइस इज हाई, कीमत बहुत अधिक है, आई डोंट नीड इट, हमें इसकी जरूरत नहीं है, रियल कंसर्न नॉट एक्सप्रेस्ड ओपनली बाय द कस्टमर्स एंड डिलीवरी इज डिलेड। देखिए पहला तो साफ साफ आपत्ति बता दी गई ना, इसमें तो प्राइस ऑब्जेक्शन है, इसमें नीड ऑब्जेक्शन है, इसमें डिलीवरी ऑब्जेक्शन है। इसमें जो क्या किया गया, वास्तव में खुलकर ग्राहक ने नहीं बताया, रियल कंसर्न नॉट एक्सप्रेस्ड ओपनली बाय द कस्टमर, तो ये हो जाएगा आपका हिडन ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन इज टू, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सेल्स प्रेजेंटेशन का वो क्या है? क्रिएट अवेयरनेस ओनली, केवल अवेयरनेस क्रिएट करना, कन्विंस द प्रोस्पेक्टस टू बाय, संभावित ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करना, रिड्यूस कंपटीशन या कलेक्ट मार्केट डेटा। तो देखिए जो सेल्स प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कब करेंगे? जब कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली बताएंगे, है ना। इसके बाद कस्टमर्स को जो डाउट्स होंगे उनको दूर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को जो उसका प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, सब बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्यों करोगे आप? इसलिए करोगे ताकि कन्विंस कर सको आप अपने प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर्स को, ताकि वो गुड्स खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेलिंग इज मोस्ट कॉमन इन कंज्यूमर प्रोडक्ट? कंज्यूमर प्रोडक्ट के केस में कौन से टाइप ऑफ सेलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ट्रांजेक्शनल सेलिंग, स्ट्रेटजिक अलाइन सेलिंग, सिस्टम सेलिंग, कंसल्टेटिव इंडस्ट्रियल सेलिंग। तो देखिए इंडस्ट्रियल सेलिंग है तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। कस्टमर प्रोडक्ट के केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखती है वो रखती है आपकी ट्रांजेक्शनल सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सेल्स पर्सन समराइजेज ऑल बेनिफिट्स बिफोर आस्किंग फॉर द ऑर्डर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड। कि जब सेल्स पर्सन सारे मतलब ऑर्डर से पहले है ना सारे बेनिफिट बता दे, वो टेक्निक क्या कहलाती है? ट्रायल क्लोज कहलाएगा, एजम्पटिव कहलाएगा, या समरी क्लोज कहलाएगा, या डायरेक्ट? तो ये लिखा है ना, समराइजेज ऑल बेनिफिट्स बिफोर आस्किंग द ऑर्डर, ऑर्डर से पहले कर दे, मीन्स वो क्लोज करने से पहले अगर समराइज कर रहा है तो वो कौन सी क्लोजिंग कहलाती है? वो कहलाती है आपकी समरी क्लोज। क्या कहलाएगी? समरी क्लोज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडस्ट्रियल सेलिंग, कहां? इंडस्ट्रियल सेलिंग के केस में द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज ऑफन एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज, कि जो इंडस्ट्रियल सेलिंग है उसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किस तरीके से उससे अपेक्षा की जाती है, कैसी भूमिका की अपेक्षा करी जाती है? टेक्निकल एडवाइजर की, रिटेल मर्चेंट की? देखिए रिटेल मर्चेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो केवल डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, ना तो वेयर हाउस मैनेजर की होगी। एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे कैसा ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा एज अ टेक्निकल एडवाइजर। जो इंडस्ट्रियल सेलिंग कर रहा है तो इसको भी अपना प्रोडक्ट बेचेगा, है ना। टोटल इंडस्ट्रियल सेलिंग टेक्निकल एडवाइजर भी टेक्निकल एडवाइस भी वही देगा हर एक चीज के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस? कौन सा जो सीक्वेंस है वो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? पहला है प्रोस्पेक्टिंग, फिर प्री अप्रोच। देखिए अब ऑप्शन कैसे काटने? प्रोस्पेक्टिंग के बाद कौन आया? प्री अप्रोच आया। फिर इसके बाद कौन आ रहा है? अप्रोच आ रहा है। फिर प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग, आफ्टर सेल सर्विस। पहला ऑप्शन का स्टेप है। दूसरा अप्रोच के बाद क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। इसके बाद कौन आया? क्लोजिंग। देखिए क्लोजिंग पहले आ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन बाद में। कैसे सेल पहले क्लोज होगी बिना डिमॉन्स्ट्रेशन के? तो पहले दूसरा ऑप्शन गलत है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद फिर सीधे क्लोजिंग आ गया, डिमॉन्स्ट्रेशन बाद में है, तो भी ऑप्शन गलत है। प्री अप्रोच के बाद प्रोस्पेक्टिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो प्रेजेंटेशन से पहले क्लोजिंग आ गया, तो भी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रोस्पेक्टिंग, फिर प्री अप्रोच, फिर अप्रोच, फिर प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, फिर क्लोजिंग, एंड लास्ट में आफ्टर सेल सर्विस। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पार्ट 2 है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि और आपको इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं इसके मिले। अभी इसका 1 से 2 पार्ट इसके और आने वाले हैं, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वैसे पहुंच जाएगा। थैंक यू।